हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सीडीपी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं और जो बच्चे हमसे पुराने जुड़े हुए हैं पहले से ही, वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको डबल फ़ायदा हो। इस क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाते हैं, और सीटेट का मॉडल पेपर भी, सीटेट का मॉडल पेपर पहला वाला हमने मॉडल पेपर अपलोड कर दिया, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और ई बुक है आपकी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक एवरेज की ई बुक है और एक हिस्ट्री की है। ठीक है बेटा। तो हिस्ट्री और एवरेज की 2 ई बुक हैं आपकी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी गई हैं। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है बेटा। और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना किया है। ठीक है। कहता है सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जो आगे कहता है समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ शिने शिने कम हो रही है। यहाँ पे कुछ और होगा, अध्यापक से बालक तक होती है। देखो, सीखना पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अच्छे से आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद आंसर देते रहिए। सीखना बेटा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत तक चलती है बेटा। ठीक है। जीवन मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग ऐसे सुन लीजिए। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है बेटा, जो जीवन पर्यंत तक चलती है, एवं जिसके द्वारा हम कुछ न कुछ अर्जित करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ हमारे द्वारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। ये प्रक्रिया जो होती है बेटा समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ऐसा नहीं है केवल हमारे में पाई जाती है, यानी कि सभी समस्त प्राणियों में पाई जाती है। और ये जो सीखना है कब से कब तक चलता है बेटा, ये जन्म के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाता है, और ये कब तक चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है। कहता है अध्यापक से बालक तक आती है, नहीं। समय के साथ कम हो रही है, नहीं। कहता है एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, नहीं बेटा, ये समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। विविध का मतलब समझ रहे हैं ना, सब तरह के। बैठने की निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, मानकीकृत आकलन होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आप लोगों को ऑप्शन काटना नहीं आते हैं तो सीटेट में आप 130 नहीं ना कर पाएंगे। ठीक है, पास तो हो जाएंगे लेकिन 130 प्लस नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी दिन से कि आप लोग ऑप्शन को काटना सीखिए। ऑप्शन को काटने से बेटा क्या होगा, काफ़ी हद तक आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो, चौथा ऑप्शन कहता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कौन सी शिक्षा चल रही है इस टाइम, बाल केंद्रित चल रही है, तो एक ऑप्शन इस तरीके से कट गया आपका। ठीक। कह रहा है एक आकलन का जो होना चाहिए मानक होना चाहिए, यानी कि एक मानक बना दिया बस, अगर वहाँ तक बच्चा आता है तो वो ठीक है, नहीं आता है तो वो बेकार है, तो मानक नहीं बनाना है। एक क्वेश्चन ये भी कट गया। ठीक है। देखो, बैठने की निश्चित व्यवस्था और लचीलापन, इनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बैठने की निश्चित व्यवस्था ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो पाठ्यक्रम होना चाहिए बेटा वो लचीला होना चाहिए। लचीला से मतलब क्या होता है, लचीला का मतलब ये होता है विविध प्रकार के बच्चे हैं, यानी कि एक की बुद्धि लब्धि 90 है, एक की 120 है और एक की 140 है। ठीक है। यानी कि लचीला का मतलब होता है, और ये टीचर बैठा हुआ है, तो टीचर का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो लचीला पाठ्यक्रम करे। कैसे करे, जब वो इसको पढ़ाएगा तो थोड़े इजी क्वेश्चन देगा, यानी कि अगर वो मल्टीप्लाई पढ़ा रहा है तो मल्टीप्लाई के पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन इसको देगा। उसी क्लास में उसी वक्त में इस वाले बच्चे को इस वाले से थोड़े टफ क्वेश्चन देगा, उसी क्लास में उसी वक्त में इस वाले बच्चे को क्या करेगा, सबसे टफ क्वेश्चन देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, समावेशी शिक्षा चलती है, और क्या हो जाता है, लचीला पाठ्यक्रम हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि केस स्टडी विधि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुख्यतः प्रयुक्त होती है। कहता है प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, या व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। ठीक है बेटा। तो तीसरे का आपको बताना है। देखो, केस स्टडी विधि होती क्या है। देखो, केस स्टडी विधि में शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, केस स्टडी विधि में शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप में किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन में जैसे कि प्रत्येक छात्र को अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाता है। इस विशेषता को स्वयं गति का सिद्धांत भी कहते हैं बेटा। ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन बताना है तीसरे का। तो केस स्टडी विधि अभी मैंने आपको बताया व्यक्तिक अध्ययन हेतु किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सीखने की गति डैश होती है, कैसी होना चाहिए, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर होना चाहिए या पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होना चाहिए। यह कहता है कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होना चाहिए या व्यक्तिगत पर्यावरणीय कारकों यानी कि दोनों से स्वतंत्र अलग अलग होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर देना है बेटा। देखो सीखना, जैसा कि अभी मैंने बताया, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और ये कैसी होती है, सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सीखना। अभी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है बेटा। ये जीवन पर्यंत तक चलती है, यानी कि जैसे ही जन्म होता है वैसे ही हम सीखना शुरू कर देते हैं। ये भी मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। सामान्यतः ये आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है जिसके द्वारा व्यवहार में बेटा परिवर्तन किया जाता है, यानी कि संभव होता है। सीखने की गति सभी लोगों में कैसी होती है, सही से सुन लीजिए, क्वेश्चन बनता है। सीखने की जो गति होती है सभी लोगों में कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः सीखने की गति व्यक्तिगत कारकों, और व्यक्तिगत कारक कौन से होते हैं, जैसे कि बुद्धि हो गई, आपकी रुचि हो गई, अभिवृत्ति हो गई, क्षमता हो गई, एवं पर्यावरणीय कारकों। पर्यावरण कार्य का क्या होते हैं, जैसे सीखने का वातावरण, ठीक है, जो कक्षा का माहौल है, शिक्षण की विधियाँ हो गई, एवं तकनीक का उपयोग हो गया, कि ये पारस्परिक क्रिया पर क्या होती है, निर्भर करती हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें कहता है कि केवल व्यक्तिगत कारक है, केवल पर्यावरणीय कारक है। तो ये दोनों एक साथ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनका समाहन दोनों ऑप्शन यानी कि तीसरे में समाहित हो रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसे ऑप्शन का चयन करना है, ये भी ऑप्शन ठीक था, ये भी ऑप्शन ठीक था, लेकिन मैंने ऑप्शन नंबर 3 देखा कि इसमें ये भी है और इसमें बी वाला भी है, तो मैं ऑप्शन नंबर 3 ले लूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा होता है। अगर आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों को चित्र दिखा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ क्या हो सकता है, बेनिफिट क्या हो सकता है, प्रॉफिट क्या हो सकता है, ये बताना है आपको, ठीक है बेटा। तो वो कहता है कि इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। आप टीचर का चित्र दिखा रहा है तो इससे शिक्षक को राहत थोड़ी ना मिलेगी, आप किसी उद्देश्य से चित्र दिखा रहे हैं ना। कहता है इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है, हो सकता है। फिर भी हम चारों पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, सीटेट में कभी भी सही उत्तर मिले तुरंत टिक मत कर देना, चारों ऑप्शन पढ़ना आपको। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, ये भी देखो ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी को चित्र देखना, तभी उनकी किताबों में बहुत ज़्यादा रंगीन कलर के फ़ोटो होते हैं, चित्र बने हुए होते हैं, ठीक, ये भी हो सकता है। इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, ये नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए हम ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे। मैंने कहा था आपसे कि सीटेट में एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक होते हैं, लेकिन हमें उस ऑप्शन का चयन करना होता है जो अपने अंदर उन दोनों तीनों ऑप्शनों को क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है, ठीक है। तो देखो विद्यार्थी चित्र सीखने में रुचि रखते हैं, ठीक, और इससे पाठ को समझाने में क्या होती है, सहायता मिलती है। अब दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। देखो फिर से थोड़ा सा मैं क्या क्लियर कर देता हूँ। कक्षा में बेटा क्या होता है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को अनेक तकनीकों से पढ़ाया जाता है, ठीक, पढ़ाया जाता है ना। और फिर क्या होता है, चित्रात्मक विधि में इनमें एक प्रमुख विधि है, चित्रात्मक विधि। इस विधि के द्वारा क्या होता है, चित्र प्रदर्शन के माध्यम से अधिगम कराया जाता है। पढ़ाते समय चित्र दिखाने से विद्यार्थियों को पाठ को आसानी से क्या होती है, समझने में सहायता मिलती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे समझाने की वजह क्या होगा बेटा, समझने में आएगा। तो इससे पाठ को समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं लिया, समानता का नियम हमारा क्या कहता है बेटा, समानता का नियम क्या होता है, अगर मैं ये टिक लगाऊंगा तो ये भी तो टिक लगाऊंगा। रुचि है तभी तो मनोरंजन हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों एक साथ हैं। या तो अगर मैं ये वाला लगाऊंगा तो फिर ये भी वाला लगाऊंगा, तो एक साथ तो दो लगाऊंगा नहीं, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन समानता के नियम से मैंने काट दिए। ये तो वैसे ही कट गया था, ऑप्शन नंबर 2 बचा आपका, ठीक, वो हो गया। देखो बेटा अगर आप ऑप्शन काट रहे हैं तो उसका लॉजिक भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। सिंपल सी बात है, अपने ही लिंग के माता पिता कैसे लगाओ, घर का वातावरण, बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ या संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास यानी कि जो सामाजिक विकास होता है उसका जो प्रारंभिक होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। यदि वो घर पर है, माता पिता के साथ है, वो सामाजिक कारण है। बाहर निकलने के बाद आस पड़ोस हैं, या आस पड़ोस से निकलने के बाद स्कूल, और स्कूल में भी उनके मित्र। तो इनमें से बताना है आपका ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा। देखो बेटा सामाजिक विकास क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का क्या होता है, विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है बेटा, प्रभाव पड़ता है,
बालक के प्रारंभिक सामाजिक में उसके घर का वातावरण क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। नंबर 7 कहता है बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वे उनके लिए क्या करें। ठीक है बेटा, एक होता है अंतरावैयक्तिक, एक होता है अंतःवैयक्तिक। अंतरावैयक्तिक जो होता है किसके लिए होता है और अंतःवैयक्तिक किसके लिए होता है, वो अभी हम क्लियर करते हैं। देखो, कहता है कि मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अतः अंतःवैयक्तिक संबंध की ओर प्रेरित हों, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें या उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। ठीक, देखो, बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को क्या चाहिए बेटा, शिक्षक को चाहिए है कि वे उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का क्या करें, अध्ययन करें और अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। ये सबसे वैज्ञानिक तरीका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। कहता है उन्हें स्वतंत्र कर दें, यानी कि अलग अलग कर दें। देखो, इसका शारीरिक संबंध से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, मानसिक विकास और सामाजिक परिवेश से भी कोई मतलब नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। ठीक है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ क्या करना, एकीकृत करना। तो ऑप्शन नंबर 8 का आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। यदि आपने ये ऑप्शन सही से पढ़े हैं तो एक ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है कि बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना, ये यहाँ तक तो लैंड बिल्कुल ठीक है, परीक्षण करना। फिर आगे कह रहा है एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, यानी कि वर्गीकृत करना, यानी कि बच्चों को अलग अलग बांट देना। यानी कि मतलब ये है कि ये अच्छा बालक है तो इसको इस वाले क्लास में रखो, ये बुरा बालक है इसको इस वाले में रखो। तो मैंने बताया था कि बच्चों के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं चलेगी, ना ही बच्चों को मारना है, ना ही लताड़ना है, ना ही सज़ा देनी है, ना ही उनको अलग अलग करना है। बिल्कुल प्यार से एक ही क्लास में समावेशिका और बाल केंद्रीय शिक्षा के अनुसार पढ़ाना है। ये वाला ऑप्शन कट गया। अब यानी कि जो भी आंसर होगा आपका उसमें ऑप्शन नंबर 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसमें है, इसमें ये ऑप्शन नंबर 3 कट गया आपका। फिर देखते हैं, कहता है मूल्यांकन। अब हम सतत और व्यापक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना क्या करी जाती है बेटा, बना ली जाती है। शिक्षक द्वारा छात्रों के रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं और अभिलेख को तैयार किया जाता है, ये भी आपका ठीक है। इसके आधार पर अभिलेखों को तैयार करना एवं शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ बेटा एकीकृत भी किया जाता है। ठीक है, जिससे शिक्षक अपने छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगा सकते हैं। यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर किस में है आपका, पहले वाले में है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कोहलबर्ग से। कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क करते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह ठीक है, कहता है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत अभिविन्यास। तो 9 का आपको आंसर देना है बेटा। देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये आपको याद रखना है। उनके द्वारा कहा गया, उन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं और उन 3 की भी कितनी अवस्थाएं हैं, 2 उप अवस्थाएं हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। उसमें कह रहे हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है बेटा। ठीक है, देखो बेटा, ये जो पहली अवस्था है उसकी ये दूसरी उप अवस्था है। ठीक है, एक तरफ अहम केंद्रितता होती है, दूसरी तरफ दंड एवं आज्ञा पालन होता है। ठीक है, माता, एक तरफ माता पिता, इधर क्या होते हैं आपके माता पिता होते हैं और दूसरी साइड में क्या होते हैं, बच्चा होता है जो कि स्वार्थी होता है। ठीक है, बच्चा कहता है कि सारे खिलौने मुझे दे दो, माता पिता कहते हैं बेटा कि कुछ खिलौने कैसे दे दो, छोटे भाई को दे दो। अब बच्चा कन्फ्यूज़न यानी कि नैतिक दुविधा में पड़ जाता है वो कि मैं खिलौने रखूं या अपने भाई को दे दूं। ठीक है, तो ये दुविधा हमेशा चलती रहती है। अचानक माता पिता कहते हैं अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाता है, नैतिक दुविधा में फंस जाता है कि अगर मैं नहीं देता हूँ तो मुझे पिटना पड़ेगा। यानी कि जो नैतिकता है उसमें नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। जब नैतिकता का अभाव होता है तो ये पहली अवस्था की पहली अवस्था हो गई और वे अवस्था
जो नैतिकता जो दंड से निर्धारित होती है उसे हम दंड एवं आज्ञा पालन कहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास और अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था और सार्वभौमिक नैतिकता, ये दोनों क्या है, तीसरी अवस्था की दो उप अवस्थाएं। ठीक है बेटा, ये पहली वाली है और ये दूसरी है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में क्या होता है, यानी कि मैं एक तरफ होता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, दूसरी तरफ होता है कानून एवं व्यवस्था अवस्था। यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की का मतलब होता है कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि शर्मा जी, यानी कि कोई भी पिता कहते हैं कि बेटा शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। लड़का कहता है नहीं, मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूं, मैं खुद ही इतना आत्मनिर्भर रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाता है, नैतिक दुविधा में पड़ जाता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? तो ऑप्शन यहाँ से इसलिए नहीं होगा, यदि आप अच्छे बनो तो समाज आपकी वाहवाही करेगा। ठीक है, तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में आ जाएगा। मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ, ये आपका आत्मनिर्भरता में आ जाएगा। अब बचता है हमारा सार्वभौमिक नैतिकता और अधिकारिकता। सार्वभौमिक नैतिकता क्या होती है बेटा, परोपकार होता है। सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब क्या होता है, परोपकार। परोपकार यानी कि परोपकार का मतलब होता है दूसरे का भला जरूरी है, चाहे मेरा हो या ना हो। यानी कि उसको खाना खिला दो, मैं भूखा रह लूँगा। इसमें इसको इस तरह की भी कोई बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, वो कहता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें होता है इसे हम बोलते हैं सामाजिक अनुबंधन। यानी कि अपना अपना हित देखना, चोर चोर मौसारी भाई। यानी कि तुम मुझे सेब दो, मैं तुम्हें अनार दूंगा, तुम मुझे टमाटर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो इस सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहलाता है, यही कहलाता है कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यही वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और भी होता है बेटा, इसमें अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास या सामाजिक अनुबंधन में एक तरह का ये भी होता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं है। ठीक है, आप नहीं सोच सकते कि यार समाज में ये गलत हो रहा है, मुझे ऐसे रहना चाहिए, समाज को बदल जाना चाहिए। नहीं, आपको समाज के हिसाब से रहना चाहिए। नैतिक विकास के इस स्तर पर बच्चे समाज के नियमों एवं व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं। वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन हेतु जवाबदेह भी होते हैं। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। देखो, समालोचनात्मक सोच से मतलब है अपसारी सोच का प्रश्न होगा। 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका अभिसारी। ठीक है, अपसारी का मतलब होता है कि एक ही तरीके से एक ही बात को कई पहलुओं से सोच लेना। ठीक है, जिसके एक से ज़्यादा उत्तर निकल के आए, या भी हम ये भी बोल सकते हैं कि जिससे एक से ज़्यादा उत्तर हो वो अपसारी है, और जिसके एक से सिर्फ एक उत्तर हो वो क्या है, आपका अभिसारी है। जैसे कि मैंने पूछा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आपने सीधा सीधा बता दिया इतने को हुआ था, 2 अक्टूबर में हुआ था। मैंने पूछा गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, आपने सीधा सीधा बता दिया 26 जनवरी को मनाते हैं। यानी कि इसका एक ही उत्तर है, यानी कि ये अभिसारी सोच वाला हो गया। और अभिसारी सोच होगा तो समालोचनात्मक सोच बढ़ावा नहीं देगी। अब मैंने पूछा कि जैसे कि मैंने पूछा कि कितने और कितने 6 होते हैं, कितने और कितने 6 होते हैं, तब आपका क्या होगा उत्तर कि सर 5 और 1 भी 6 होते हैं, 3 और 3 भी 6 होते हैं, 4 और 2 भी 6 होते हैं। यानी कि 1 से अधिक उत्तर निकल के आ रहे हैं। तो अभिसारी और अपसारी समझ में आ गया। अपसारी से समालोचना सोचमार्ग को क्या होती है, बढ़ावा मिलता है। कहता है सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। तो सौर प्रणाली का कोई आरेख बनाएगा तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, इससे हमारा समालोचनात्मक सोच नहीं बढ़ेगी। कहता है कि इसको इससे गुणा करो, ये भी समालोचनात्मक सोच नहीं बढ़ेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 2009। एक ही क्वेश्चन है, बन रहा है, इसके एक से अधिक उत्तर नहीं है। तो तीनों ऑप्शन जब कटेगा तो कौन सा होगा, यही तो होगा ना। कहता है कि शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। अब विश्लेषण तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो एक ही क्वेश्चन एक है लेकिन आंसर कई निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।